अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तू जी जमाने के लिए। सुप्रभात धरती धुरारी, मैं तरुण व्यास, नमस्कार। और इन जो गीत की जो शब्द हैं वो ये कहते हैं कि मानवता ही सच्चा धर्म है। अपने लिए मत जिए, दुनिया के लिए जिए, तभी तो यूँ कहें कि सच्ची मानवता की सेवा है। और यही सेवा हमें करते रहना चाहिए। अच्छी अच्छी बातें पढ़नी चाहिए, अच्छी अच्छी बातों को अपने जीवन में ढालना चाहिए और एक दूसरे से प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे हम समाज की सेवा कर सकें। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं, फिर आगे बढ़ते बढ़ते एक उम्र प्राप्त करते हैं, तब तक कहते हैं कि समाज से हमने बहुत कुछ लिया, अब समाज को देने की बारी आई। तो ये जो समाज सेवा है अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है और इसे करना चाहिए। और ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ में यहाँ धरती धुरारी पर मौजूद हैं। सुबह सुबह मुलाकात करेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे। आपको उनके बारे में बताऊं, कंचन शर्मा जी इनका नाम है और जानी मानी समाज सेविका हैं और दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की पैट्रन यानी संरक्षक हैं और बहुत बढ़ावा देती है खेलों को भी, और एक तरफ लोगों को ये भी बतलाती हैं कैसे करें अंगदान। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए हैं। नमस्कार कंचन शर्मा जी। थैंक यू तरुण जी, बहुत ही खूबसूरत शब्दों में आपने मेरे व्यक्तित्व को शब्दों में पिरोया है। मैं दूरदर्शन की बात करूं तो हम बचपन से इसको देखते देखते बड़े हुए हैं, या यूं कहूं कि टीवी का दूसरा नाम ही हमारे लिए दूरदर्शन हुआ करता था। तो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आपके माध्यम से मुझे अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है, तो वाकई मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि मानवता की सेवा की जहाँ बात होती है वहाँ पर आपका नाम लिया जाता है। आप एम्बेसडर के तौर पर आगे बढ़ाते हैं उन बातों को, तो ये बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले इस बात से शुरुआत करते हैं कि आप कोटा में पली बढ़ी, और उस वक्त क्या बचपन में ये ख्याल आता था कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, या कहीं कोई ऐसा लगता था कि मैं टीचर बनूं, या क्या था वक्त? बिल्कुल हुआ यूँ, मेरे कोटा जन्मभूमि है और कर्मभूमि मेरी जयपुर है और ससुराल है। मैं 2.5 साल की उम्र में मेरे फादर नहीं रहे, तो ये कहूँगी कि बहुत खुशहाल बचपन तो मेरा नहीं रहा, लेकिन मम्मी ने कभी किसी बात की कमी नहीं होने दी। अभी अपना बचपन जी ही रही थी कि कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि मेरी शादी जयपुर के मारवाड़ी परिवार में हो गई। वहीं पे मेरे सपने अधूरे छूट गए। टूटना तो नहीं कहूँगी, परिस्थितियाँ पेरेंट्स की ऐसी रहीं कि कुछ करनी पड़ी उनको शादी। फिर हुआ यूँ कि मैंने अपने सपनों को अधूरा तो छोड़ा, लेकिन टूटने नहीं दिया। पढ़ाई में होशियार थी, और उस वक्त क्या डॉक्टर आईएएस 2 ही कैरियर ऑप्शन हमें समझ आते थे, और वही बनने का सपना देखा था। तो मैंने उस सपने को टूटने नहीं दिया, दबाया जरूर लेकिन टूटने नहीं दिया। मैंने अपने बच्चों में कहूँ इम्प्लांट कर दिया। अच्छा। हाँ, और मेरी बेटियां पढ़ने में होशियार थीं, उनको मैंने डॉक्टर बनाया। और वो डॉक्टर हैं। फिर मुझे जब थोड़ा समय मिलने लगा तो मुझे वो सपने अधूरे छूटने की कसक तो मन में थी ही सही। तो मुझे लगा मुझे कुछ करना चाहिए। तो हिंदी साहित्य मेरा विषय रहा था, और स्कूल में मैं डिबेट में, भाषण में, 26 जनवरी का भाषण में, इनमें अव्वल रहा करती थी। तो मैंने चुना 2008 में मैंने एक चैनल ज्वाइन किया जयपुर में। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शुरुआती सुनहरा दौर था जी। कि लोग हमें घर घर में जानने लगे, हमें पहचान मिलने लगी, सेलिब्रिटी की तरह हमें ट्रीट किया जाता था। उस वक्त क्या वो काम हुआ करता था टीवी पर, क्या करते थे आप? मैं उस चैनल में न्यूज़ एंकर और प्रोग्राम एंकरिंग का काम करती थी, और साथ ही मीडिया इंस्टीट्यूट में मैं फैकल्टी के तौर पर भी मैंने अपनी सेवाएं दी जी। और बहुत सारे विज्ञापनों में अपनी आवाज़ दी उस वक्त। इस तरह से मेरा ये करियर शुरुआत हुआ। और तो कंचन जी, ये एक शुरुआत होती है ग्लैमरस दुनिया की। हम बात करते हैं तो वहाँ वॉइस ओवर्स की बात होती है, और टीवी एंकरिंग या न्यूज़ एंकरिंग या सिनेमा में जाना, ये एक बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ थी, सोचने वाली बात है। तो आपको नहीं लगा कि मुझे इसमें आगे निकल जाना चाहिए और बहुत कुछ करना चाहिए? वो होता है ना कि कोई एक पल, एक घटना या एक व्यक्ति लाइफ में ऐसे होता है कि अपना ज़िंदगी का नज़रिया बदल जाता है।
ठीक वैसा ही मेरी ज़िंदगी में हुआ। समाज सेवा मेरे शायद ब्लड में थी ही। मम्मी हमेशा कहा करती थी कि आप अपने हाथ उठाओ तो किसी को ब्लेसिंग्स के लिए या किसी की सहायता के लिए। तो वो समाज सेवा, मेरी मम्मी मेरी प्रेरणा रही है क्योंकि वो बहुत बोल्ड लेडी थी। उस वक्त हमारी कॉलोनी में मेरी मम्मी को इंदिरा गांधी की संज्ञा दी जाती थी, तो मुझे वहीं से वो प्रेरणा मिली। तब मैंने बोला ना, एक पल या एक घटना ऐसी होती है कि ज़िंदगी का नज़रिया बदल देती है, चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल। तो वही हुआ कि मेरे 13 साल पहले की बात है, 13 या 14 साल पहले की बात है। मेरे घर में एक सर्वेंट फैमिली रहती थी, उसकी 14 या 15 साल की एक बेटी हुआ करती थी। वो दोनों पैरों से अपाहिज थी। अच्छा। तो मैं जब भी उसको देखती थी मैं सोचती थी इसका फ्यूचर क्या है, इसके पेरेंट्स नहीं होंगे तब इसका कैसे ये अपना जीवन यापन करेगी। मुझे बस सोचती ही थी। मैंने उससे बात की, उसने अपना रुझान सिलाई में बताया, तो मैंने उसको सिलाई का प्रशिक्षण दिलवाया, सिलाई मशीन ला के दी। और देखिए आप, उस बच्ची के हाथ में इतना हुनर और सफाई थी कि बुटीक से उसको काम मिलने लगा, आत्मविश्वास पैदा हो गया उसमें। और फिर एक ITI दिव्यांग गरीब परिवार का बच्चा था, उससे शादी कराई और वो खुशहाल जीवन वो व्यतीत कर रही है। तो वही मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। मैंने कहा ये तो एक बच्ची मेरे सामने थी, मैंने इसका ठीक है जो बन पड़ता था मैंने कर दिया, लेकिन ऐसे कितने ही बच्चे होंगे जो अपने जीवन से हताश निराश हो चुके होंगे, उनका भविष्य क्या होगा। तो आज तो ये होता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग हमें अप्रोच करते हैं हेल्प के लिए। उस वक्त हमने ऐसा किया था कि हमें पता ही नहीं लगता था कहाँ, जैसे जैसे पता लगता था तो हम सबसे पहले तो उनको हौसला देते थे, क्योंकि जब इंसान अपने आप से विश्वास खो चुका हो उस वक्त कोई उस पर विश्वास जताए तो समझ लीजिए एक दूसरी ज़िंदगी उसको मिलती है। तो हम उन तक जाते थे, उनमें जो भी टैलेंट होता था उसको हम कहते थे कि इसमें करियर के रूप में हम उसको प्रशिक्षण दिलवाकर और रोजगार से जोड़ते थे, जो भी बन पड़ता था। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत मैंने इसमें आपको काफ़ी दिक्कतें भी आई होगी कि शुरुआती दौर, जब आजकल तो सोशल मीडिया की आपने बात की, उस वक्त आपको शायद घर घर जाना होता होगा या ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों को तलाशना होता होगा, तो कुछ लोग तो आपकी हेल्प लेने से इनकार कर देते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, हेल्प लेने से तो कभी कोई इनकार नहीं हुआ था, वो वक्त पे भी नहीं हुआ था, आज भी नहीं होता है, क्योंकि जब आप नेक नियति से किसी काम को करते हैं तो वो वाइब्स आती हैं और वो ज़रूर पॉजिटिविटी लेके आती है। कहने का मतलब था किसी हताश के मन में जो मोटिवेशन एक डालना, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। वो इसी चक्कर में शायद वो नहीं हमें कोई हेल्प नहीं चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। बहुत मुश्किल काम होता है, वही मैं बोल रही हूँ कि किसी सोए हुए इंसान को जो अपना जीवन से निराश हो चुका हो, उसमें जीवन जीने की वापस से ललक डालना बहुत मुश्किल काम होता है। तो वो हम करते थे, यही तो हमारा काम है जी, यही हमारा काम है, यहीं से हमारी रोल की शुरुआत होती है जी। हम करते थे, सफलता मिलती थी, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं मिलती, एक दो केस में अगर छोड़ दिया जाए तो मिलती थी, और उसको रोजगार से हम जोड़ते थे जितना मुझसे बन पड़ता था। मैं बता दूं कि मैंने अभी तक कहीं से भी फाइनेंशियल एड नहीं लिया है, मैं जो भी करती हूँ मैं अपने खुद के फंड से करती हूँ। अच्छा, इसमें एक प्रश्न यहाँ मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप कोटा में रही तो आपका परिवार वहाँ अलग, माता पिता, यहाँ जब शादी होने के बाद में कोई किसी भी लड़की की हम बात करते हैं, शादी होने के बाद में एक दूसरा जीवन सा हो जाता है, अलग परिवार होता है, कुछ चीज़ें एक्सेप्ट होती हैं, कुछ चीज़ें बहुत एक्सेप्ट करवाने में वक्त हो जाता है। तो आपको भी स्ट्रगल करना पड़ा परिवार को समझाने कि जी मैं ये करना चाहती हूँ, या वहाँ से सपोर्ट मिला? क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल डेफिनेटली नहीं। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि मुझे कठिनाइयाँ हुई, क्योंकि एक पौधा होता है ना, छोटा पौधा को अगर रोपित कर दिया जाए कहीं तो जल्दी जड़ पकड़ लेता है। ठीक मेरे साथ भी वैसा ही था। मेरा बचपना अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था, मैं टीनेजर में भी नहीं आई थी और मेरी शादी हो गई, तो मुझे एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं हुई। और मैंने प्रायोरिटी तो हमेशा अपनी फैमिली को ही रखा। मुझे वहाँ से जब थोड़ा समय मिलने लगा तब मैंने समाज सेवा, करियर, इन सब में अपना आगे कदम बढ़ाया। तो प्रायोरिटी मेरी परिवार ही रहती थी और आज भी परिवार ही मेरी प्रायोरिटी है। मैं जहाँ तक समझती हूँ कि समाज सेवा के लिए बहुत लोग आगे आ जाएंगे, जब मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत है उनके लिए मैं ही होंगी। तो मैं वो सामंजस्य बना के रखती हूँ, और परिवार ने कभी बाधा के रूप में नहीं,
सबका अपनी लाइफ है, अपने करियर हैं, अपने प्रायोरिटीज़ हैं, पर जी। उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया। और जो मैं बता रही हूँ कि मैंने अपनी फंडिंग से मैं सब कुछ करती हूँ, जी। तो ये परिवार का ही तो सपोर्ट है। ठीक बात, वही मैं जानना हाँ, चाह रहा था। तो बिल्कुल। ये बहुत एक यूँ नेक काम है, हाँ। और इसके लिए और भी लोग, सब लोग जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग एक ऐसी मुहिम चला रहे हैं जो कि वास्तव में बहुत ही खूबसूरत बात है। जी। यहाँ एक क्रिकेट की जब हम बात करते हैं तो लोग जब हम देखते हैं उन्हें खेलते हुए, चाहे व्हील चेयर्स पर खेलते हुए देखते हैं, और एक और तरीका होता है जो क्रिकेट खेलते हैं। तो दिव्यांगजनों का क्रिकेट, वो कंट्रोल बोर्ड बनाना, ये कैसे मन में ख्याल आया, क्या इसके पीछे वो था? ये DCCBI, मैं बताऊं, ये मैंने नहीं इसको शुरुआत की है। ये हमारे फाउंडर हैं हारून राशिद सर जी। उनकी ये बीज बोया हुआ है जो आज एक वृक्ष का रूप ले चुका है। वो भी यही कहानी है कि सोशल मीडिया का ज़माना तब नहीं था, तो टीम्स बनाना, दिव्यांग प्लेयर्स को ढूंढना, टीम्स बनाना, और फिर ये उनको प्रैक्टिस के लिए कहाँ इकट्ठा किया जाए, टीम्स में कैसे सिलेक्शन लिया जाए, किस क्राइटेरिया को लेके लिया जाए। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। मेल भेजकर वो बाहर विदेशों में कांटेक्ट करते थे, क्योंकि हम लोग, मैं बता दूं, DCCBI की आप बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं उसके बारे में बताऊं। जी, वही जानना चाह रहा हूँ कि दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से रजिस्टर्ड एक बोर्ड है। जिस तरह BCCI के पास मैच कराने के अधिकार हैं, वही लीगल राइट्स DCCBI के पास भी हैं। हमारे पास 28 पूरे इंडिया में 28 टीम्स हैं, और 32 इंटरनेशनल मैच DCCBI प्लेयर्स खेल चुके हैं, और 100 से ज़्यादा नेशनल्स DCCBI कंडक्ट करा चुका है। और एशिया कप में हम एक बार विनर रहे हैं और एक बार रनर अप रहे हैं। हाल ही में 2020 में जी, शारजाह, दुबई के इंटरनेशनल ग्राउंड पर हमारे प्लेयर्स अपना खेल का जलवा दिखा चुके हैं, और जल्दी ही सीज़न 2 की तैयारी में हम हैं। और मनोज प्रभाकर जी भी आपके इसमें जुड़े हैं? मनोज प्रभाकर जी नहीं जुड़े हैं, उन्होंने मुझे अवार्ड किया था। जी जी, मेरे काम को देखते हुए उन्होंने मुझे अवार्ड दिया था। तो एक तरीके से उन लोगों को भी ये अब ये फील होता है कि ये जो काम कर रहे हैं आप, ये कितना अच्छा है, क्रिकेट को किस तरीके से और बढ़ावा दिया जा रहा है। लोग सोचते थे कि अरे हम तो नहीं खेल पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है जब डिसेबिलिटी की बात होती है, जब हम दिव्यांगजन की बात करते हैं। हमारे मोदी जी ने तो ये भी कहा, दिव्यांगजन कहिए, क्योंकि ये दिव्य है। तो ये कितनी अच्छी बात है, इसमें भी एक मतलब पॉजिटिविटी तलाशा जाए तो ये मिलती भी है। तो ये सकारात्मकता जब उन प्लेयर्स में आप देखते हैं, तो आपके चेहरों में रिपीट तो ये सकारात्मकता जब आप उनके बारे में देखते हैं, तो आपके चेहरे पर भी यूँ एक खुशी का फील आ जाता होगा, उनकी आंखों में जो चमक होती है। जी, पहले तो मैं बता दूं कि दिव्यांग नाम देने भर से तस्वीर बदल नहीं जाती है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है। तस्वीर उतनी जितनी ब्राइट दिख रही है उतनी है नहीं। दिव्यांगजन अभी भी सरकार की उपेक्षा का शिकार तो हैं। और खेलों की, क्रिकेट की बात करें तो कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म हमारे पास नहीं है जहां उनको हम प्रैक्टिस करा सकें, कोई कोच नहीं है। और दिव्यांग कैटेगरी वो कैटेगरी है जिसमें 90% बहुत फाइनेंशियल वीक बैकग्राउंड से प्लेयर्स आते हैं, बहुत ये गरीब परिवार से होते हैं। कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो वो तो अपनी सुविधाएं जुटा लेते हैं जो वेल टू डू फैमिली से होते हैं, लेकिन इनके पास ना तो उपकरण होते हैं, किट नहीं होता है। तो एक जगह उनको लाना, उनको ट्रैवल करना भी इतना आसान नहीं होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो बहुत कुछ सरकार से उपेक्षित ये कैटेगरी है अभी भी। नहीं, अब ये लगता है क्योंकि हम लोग जो बदलाव देख रहे हैं, जब सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, और अब तो खेलो इंडिया, इसके लिए कितना एक अच्छा यूँ कहीं कि एक मुहिम चल पड़ी है। और खेलने के लिए सबको जागरूक किया जा रहा है, और खिलाड़ियों का भी जिस तरीके से पहले ये चाहता था कि एक ही खेल है, लेकिन सभी खेलों के खिलाड़ियों को वही सम्मान और वो चीज़ें मिल रही है, तो बच्चों में एक मोटिवेशन जाग रहा है कि हमें भी खेलना है, हम भी कुछ कर सकते हैं। और ये कर दिखाना, मेडल जीतना, सोना लाना, कितनी अच्छी देश के लिए गर्व की बात होती है। और आप जो ये क्रिकेट खिलवाती हैं, जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ से भी जब गोल्ड मिलता है तो कितनी खूबसूरत बात लगती है।
बिल्कुल। तो ये चीज़ें बदलाव होता जा रहा है और काफ़ी चीज़ें जो आप बोल रही हैं ये चीज़ें शायद आगे बढ़ते बढ़ते आप जैसे जब प्रयास कर रहे हैं उनसे सब चीज़ें मिल जाएं और ये बहुत ही हम चाहेंगे कि ये होना भी चाहिए। बिल्कुल। और एक अब सवाल इन बातों में मुझे ये आता है कि जब हम ऑर्गन डोनेशन की बात करते हैं तो आज भी लोग डर जाते हैं, लोग सोचते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, एक कन्नी सी काटने लगते हैं। तो सभी को आप पहले तो ऑर्गन डोनेशन के बारे में बताइए, अंगदान कैसे किया जाता है, क्या तरीका है और इसके फ़ायदे क्या हैं? जी, अंगदान सबसे पहले तो जैसा शब्द से ही है दान। तो जब जीवित या मृत व्यक्ति के स्वस्थ अंग किसी ज़रूरतमंद दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित करने की जो परमिशन होती है उसको अंगदान कहते हैं। देहदान के बारे में कहूँ तो जब मृत व्यक्ति मेडिकल अध्ययन के लिए अपनी बॉडी को सौंप देता है मेडिकल कॉलेज को, वो देहदान होता है। तो हम देख रहे हैं कि क्या आपने पूछा था? मैंने ये पूछा कि ऑर्गन डोनेशन के फायदे किस तरीके से, पहली बात तो कैसे किया जाए, कोई चाहे किसी के मन में आए कि मैं कैसे करूँ, कहाँ संपर्क करें, कैसे होता है, सब कुछ। हाँ, ये बहुत सारी बातें हैं कि कुछ लोग तो जागरूक ही नहीं हैं, उनको जागरूक करने की ज़रूरत है। कुछ लोग जागरूक हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता कहाँ कैसे किससे संपर्क किया जाए। और कुछ लोग अपना शपथ पत्र भर भी देते हैं लेकिन एंड मोमेंट पे उनका ऑर्गन डोनेशन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उन्होंने अपने परिजनों को बता के नहीं रखा होता है। और हमारे देश में परिजनों की सहमति ही अंगदान का एक कानूनी दस्तावेज होता है। जैसे विदेशों में होता है ऑप्ट आउट सिस्टम, वहाँ हर व्यक्ति बाय डिफॉल्ट ऑर्गन डोनर होता है। लेकिन इंडिया में अगर आपने शपथ पत्र भर भी दिया है लेकिन आपके परिवारजन इसकी सहमति नहीं देते तो ऑर्गन डोनेशन नहीं हो सकता है। तो 3 तरह की बातें निकल कर आई हैं कि लोग जागरूक ही नहीं हैं, जो जागरूक हैं उनको पता नहीं है। तो जो जानना चाहते हैं उनको बता दें कि हर एक मेडिकल कॉलेज में आप शपथ पत्र भर सकते हैं। आपको जो भी अंग दान करना है उसके बारे में आप वहाँ मेंशन कर सकते हैं, तो वो नोटों में रजिस्टर्ड हो जाता है। एक सेंटर की हमारी लिस्ट होती है जो सरकारी नोटो है, नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर रजिस्टर्ड होता है। और जो प्रतीक्षा सूची में होते हैं रिसीवर, उस हिसाब से उनको वो अंग लगाया जाता है। जी। दूसरा, बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो अंगदान के लिए काम कर रही हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मोहन फाउंडेशन 24/7 अंगदान के लिए खुला रहता है, आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं। नोटो की वेबसाइट पर आप घर बैठे ऑनलाइन भी अंगदान का शपथ पत्र भर सकते हैं। पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अंगदान का शपथ पत्र भरिए लेकिन अपने परिजनों को ज़रूर बताइए, क्योंकि उसके बिना सब कुछ बेकार हो जाता है, आपकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। एक राजस्थान सरकार ने भी बहुत अच्छी मुहिम चलाई कि लाइसेंस बनवाएं, तो वहाँ पर भी एक टिक का ऑप्शन है कि मेरे अंग किसी को दान किए जा सकें। बिल्कुल। तो ये कितनी अच्छी है कि ये भी मुहिम बहुत अच्छी बड़ी मैं कहूँगी क्रांतिकारी कदम है। हमारी राजस्थान सरकार इस मामले में बहुत प्रोग्रेसिव थॉट रखती है। मैं बता दूं कि राजस्थान तमिलनाडु के बाद सबसे बड़े अंगदाता राज्य के रूप में उभर कर आया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमारी सरकार, आप देखिए कि जयपुर में भारत का पहला ऑर्गन डोनेशन स्मारक बनाया गया है, जहां 2015 से लेके अब तक के अंगदाताओं को श्रद्धांजलि स्वरूप उनकी नाम पट्टिकाएं लगाई गई हैं ताकि और लोग उनसे प्रेरित हों। तो हमारी सरकार ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण हो या हाल ही में हमने 5 सिटी के मेडिकल कॉलेज में भी अंग प्रत्यारोपण की सुविधाएं विकसित की हैं, तो बहुत प्रोग्रेसिव सोच है। आप जैसा आपने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस में उसको चिन्हित किया जाता है जी। तो ये जो चिन्हित किया जाता है या डोनर कार्ड हमें मिलता है अपने शपथ पत्र के बाद, वो मैं बता दूं एक सहमति पत्र मात्र होता है, उसकी कोई कानूनी कोई वैल्यू नहीं होती है जी। कानूनी दस्तावेज आपके परिजन उस अंग को निकालने की सहमति देंगे, वो ही होता है, वही होता है। और उस वक्त वो मनाया जाए
वो बात हो जाती है। हाँ, तभी मैं कह रही हूँ कि जब भी हम शपथ पत्र भरें या हमारी इच्छा है, हमने नहीं भी भरा होगा शपथ पत्र तो ज़रूरी नहीं है, हम तब भी अंगदान कर सकते हैं जी। हमारे परिजन निर्णय लें। मेरी माताजी का देहांत अभी 2 साल पहले हुआ, उन्होंने 85 साल की उम्र में अपनी आंखें दान की थी। वाह, कितनी अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ एक कुछ मिथ की बात भी करता हूँ मैं, जो मैंने खुद ने देखा है साक्षात, कि आँखों की जब आपने बात की तो एक शख्स ऐसे कहते, मैंने सुने, बुज़ुर्ग वो थे, उन्होंने कहा साहब आंखें दान मत करना, नहीं तो अगले जन्म में आप अंधे पैदा होगे। तो ये एक बहुत एक अजीब सी बातें लोगों के दिमाग में यूँ घर किए हुए अंधविश्वास सा है, तो इसे दूर करने के लिए क्या किया जाए? बिल्कुल, देखिए बहुत सारी मिथ हैं इसके बारे में, और मैं तो कहूँगी कि कोई सा भी धर्म ऐसा नहीं है हर धर्म में दान की बहुत महत्वता है। और अंगदान के बारे में कहूँ तो हमारे वेदों में, पुराणों में इसके एविडेंस मिलते हैं कि महर्षि दधीच ने अपनी हड्डियां इसलिए दान की ताकि उसका धनुष बनाकर असुरों का नाश किया जा सके। और सिर्फ जलाने भर से ही तो मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है कि हम अपने अंगों को जला देंगे। भगवान श्री राम ने सरयू नदी में समाधि लेकर अपने प्राण त्यागे थे, तो जरूरी नहीं कि हम अपने अंगों को जलाकर नष्ट कर दें तभी हमें मुक्ति मिलेगी। तो लोगों में भ्रम की स्थिति तो है, हमें वो समझाना पड़ता है कि आप, ये सबसे बड़ा दान है कि कितनी खूबसूरत बात है कि आपके मरने के बाद भी कोई आपकी आंखों से दुनिया देख रहा होगा, किसी के सीने में आपका दिल धड़क रहा होगा, तो बहुत खूबसूरत एहसास है ये। एक इसकी जो मैं पढ़ता हूँ तो मुझे यूँ कहें रोंगटे खड़े जाते हैं, एक खामोशी अनेक मुस्कान, आओ करें अंगदान। तो ये एक खामोशी हो जाती है और कितने लोगों को एक खामोशी जीवन दे जाती है, आप इस पर प्रकाश डालें। एक खामोशी अनेक मुस्कान, आओ करें अंगदान, ये हमारे जो जयपुर में अंगदान स्मारक है उसका ये स्लोगन भी है। जी, तो बहुत खूबसूरत स्लोगन है जो लोगों को मोटिवेट करता है। एक खामोशी, जब एक व्यक्ति 8 लोगों को अंगदान कर सकता है। अंगदान 2 तरह से होते हैं, जीवित अवस्था में और मृत अवस्था में। तो जीवित में हम लोग लिवर और किडनी डोनेट कर सकते हैं। किडनी हमारे पास 2 होती हैं और एक व्यक्ति एक किडनी पर अपना जीवन निर्भर कर सकता है जी। और लीवर की बात करें तो लीवर का एक हिस्सा दान किया जा सकता है। लीवर की विशेषता ये होती है, खास बात होती है कि कालांतर में वक्त के साथ रिसीवर और डोनर दोनों में वो लीवर वास्तविक स्थिति में आ जाता है। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन इसमें ये होता है कि कानून इसमें बना हुआ है 1994 का जो हमारा अंगदान अधिनियम है, उसमें हम ये ब्लड रिलेशन वालों को दे सकते हैं, उसमें और थोड़ा विस्तार करते हुए दोस्तों को, करीबी को, इनको हम ये दे सकते हैं। और बाकी के अंग हैं आँखें, पैंक्रियास, लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स जी, आंतें हम दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम दे सकते हैं। आंखें हमारे देश में सबसे ज़्यादा डोनेट की जाती हैं। स्किन दे सकते हैं, हड्डियां दे सकते हैं। कैंसर के पेशेंट को जब हड्डियां उनकी गल जाती हैं तो वो ट्रांसप्लांट उन हड्डियों में किया जाता है, तो हड्डियां भी दान की जा सकती हैं। ये वो अंग हैं जो दान किए जा सकते हैं। अभी जो अगर सिनेरियो हम देखें तो आप कई सालों से इससे जुड़ी हुई हैं, तो पहले और अभी में कितना आप लोगों में जागरूकता और अंगदान को लेकर कुछ चेंजेस देख रहे हैं? बहुत बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया है। ये देखिए कि मैंने जब देहदान का काम शुरू किया था तो मेरी शुरुआत कुछ इस तरह हुई थी। मेरी बेटी MBBS कर रही थी, तो उस वक्त, अब तो काफ़ी देहदान होने लगे हैं, उस वक्त हर एक मेडिकल कॉलेज देहदान की कमी से जूझ रहा था। वो आकर बताती थी कि मम्मा मुझे समझ नहीं आता। 15-20 स्टूडेंट्स एक ही MBBS में फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी, वो मृत मानव शरीर पर पढ़ाया जाता है। तो वो कहती थी कि मुझे समझ नहीं आता, 15-20 स्टूडेंट एक ह्यूमन बॉडी पर हम स्टडी करते हैं। तो मुझे लगा कि ये कैसे मेडिकल कॉलेज खुलते जाएंगे, स्टूडेंट्स मेडिकल बढ़ते जाएंगे, तो कैसे इसकी पूर्ति होगी? प्रैक्टिकल कैसे होगा? बिल्कुल, कैसे होगा? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तो तभी मैंने ये देहदान के लिए अवेयरनेस का काम शुरू किया। साथ ही साथ तब जब मुझे पता लगा कि हर वर्ष लोग 5 लाख लोग अंगदान की प्रतीक्षा में रहते हैं, उस अनुपात में अंगदान हो नहीं पाते हैं, तो मैंने अंगदान के लिए भी अवेयरनेस शुरू किया। क्योंकि अंगदान में हो या देहदान में हो, अवेयरनेस ड्राइव ही एकमात्र हमारे पास विकल्प है।
क्योंकि कोई कानूनी इसमें अनिवार्यता तो है नहीं। जी। तो एकमात्र यही हमारे पास है, तो हमने इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किए स्कूल कॉलेजेस में, अपने पहले पहचान वालों में जागृति की। जैसे मैंने बताया, मैंने घर से ही शुरुआत किसी चीज़ की होती है। मैंने बताया मेरी माँ ने आँखें दान की। जी। अगर मैं अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही हूँ, मेरे घर वाले ही इस तरह का काम नहीं करेंगे तो दूसरे कैसे मोटिवेट होंगे। जी। तो हर चीज़ छोटे से शुरुआत होती है। कठिनाई तो बहुत आती है, लेकिन लोगों में जागरूकता है, समझ है। आजकल काफ़ी समझ है, लेकिन उस अनुपात में तो फिर भी नहीं होते हैं। हम विश्व में सबसे पीछे हैं अंगदान में। अच्छा, तो इस जगह यही कहना चाहिए कि पुराने ज़माने में जब हम गानों को सुनते थे तो वहाँ इन चीज़ों को कितना बखूबी बताया जाता था कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, जीना इसी का नाम है। बिल्कुल। किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। तो ये जो जीना है, जो आप सिखा रही हैं लोगों को और लोगों को बता रही हैं, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। कुछ परिवार की हम बात करें, कुछ आपकी हॉबीज़ की बात करें, तो इस जो समाज सेवा के अलावा क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंचन जी को पसंद आती हैं, खाली समय में करना पसंद करते हैं? परिवार में, जैसे मैंने बताया, मेरे मारवाड़ी जयपुर परिवार में, एक खुशहाल परिवार में मेरा शादी हुई। मेरे पास कोई कंपल्शन नहीं था कि मैं जॉब 9 to 5 जॉब करूं या सोशल वर्क करूं। मैं आराम से अपनी किटी पार्टीज़ में अपना वक्त बिता सकती थी। लेकिन मैंने कहा ना, मुझे ब्लड में मिला है, ये मुझे डीएनए में मिला है समाज की सेवा करना। मम्मी हमेशा कहा करती थी, अपने हाथ उठें तो ब्लेसिंग्स के लिए या किसी की सहायता के लिए। तो वो डीएनए मेरे हमेशा ब्लड में थे ही सही। तो मैंने समाज सेवा की। परिवार में मेरे 2 बेटियां हैं, डॉक्टर हैं। पहले मैंने वहाँ उनको स्टैब्लिश किया, उसके बाद मैंने ये काम की शुरुआत की। मेरे पति सरकारी अधिकारी रहे हैं, तो उनकी पोस्टिंग बाहर रहती थी। मेरे पास करने को कुछ नहीं था, तो देहदान अंगदान मैं अपनी बच्ची की वजह से आई। और जो डिसेबल के लिए है वो मेरे घर से ही मैंने शुरुआत की। जी। बस परिवार में यही सब कुछ है। और हॉबीज़ में खाली समय में मैं थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, पढ़ना मेरा शौक है। जी। और खाली समय में ये होता है कि जहाँ मैंने व्यस्त समय में अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को टच नहीं किया होता है या उनसे संपर्क नहीं किया होता है, तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि कोरोना के हम दौर से गुजरे हैं, तो हमें इंसान की वैल्यू बहुत पता लगने लगी है। तो मैं कोशिश करती हूँ अपने खाली समय में उन लोगों को टच करूँ, उनसे बात करूँ, हालचाल जानूँ। जी। ये और हमें पता चला आपको लिखने का शौक है, तो आप कविताएं भी लिखती हैं। छोटी छोटी कविताएं बहुत, मैं ऐसे कि मेरी पब्लिश हो गई हैं या मैंने बुक पब्लिश की, ऐसा नहीं। लिखने का तो शौक है। बिल्कुल, थोड़ा बहुत। तो क्या हम सुन सकते हैं? बिल्कुल। मैंने खुद को ही परिभाषित किया है। मिजाज मेरा गुरूर नहीं, पहचान मेरी है। उसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। मैं कंचन हूँ, निखरती रहूँगी जलकर भी। सोने को कंचन बनने तक जलती आग में तपना ज़रूरी है। आवाज़ तल्ख है, तीखी है मेरी तो क्या, सच कहने के लिए हिम्मत भी ज़रूरी है। वाह! और ये सच आप बोल रही हैं और बता रही हैं कि सच जो है मानवता की सेवा है, और ये करिए आप। अच्छा, कभी आपको इसमें कुछ ऐसा कोई वाकया याद आता है जिसमें आपको या तो बहुत ही यूँ कहें कि बहुत ही ज़बरदस्त एक उत्साह हो गया, खुशी हुई हो कि ये मेरे कारण देखिए ये जीवन बच गया? जी बिल्कुल। ऐसे तो ये हमारा क्या है, टीम वर्क होता है। टीम वर्क होता है, लेकिन जैसे आप किसी की ब्रेन डेथ हो जाती है, तो वो वक्त जब एक परिवार सदमे में है, उस वक्त उसको ये समझाना कि आप अपने परिजन के अंग दान कर दो, बहुत ही मुश्किल काम होता है। पहले हम उनके साथ सिंपथाइज़ करते हैं, उनके दुख में अपनी सांत्वना व्यक्त करते हैं और उनको समझाते हैं कि आप देखिए कि आपका परिजन, आप कितनी खुशी होगी कि आप देखेंगे आपका परिजन यही कहीं है, आपके आसपास है। वो धड़क रहा होगा किसी के दिल में या देख रहा होगा किसी की आंखों के माध्यम से, तो कितनी खूबसूरत चीज़ है। कई बार हम सफल होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं, ऐसा। हाँ, लेकिन ऐसा है कि आपकी जो सफलता है धीरे धीरे हम देख रहे हैं बढ़ती जा रही है, और अच्छा है कभी असफलता मिले ही नहीं, और सभी के जीवन में यूं ही उजियारा रहे, और एक खामोशी 8 लोगों को जीवन दे। और हम कहें कि
सबको अच्छा भगवान जीवन दे, अच्छे से जिएं और औरों के लिए जिएं। सबसे अच्छी बात ये है। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और ऐसे मन में अभी भी मुझे ये लग रहा है कि मैं जाते ही वो शपथ पत्र भरूंगा, और ऐसा ही आप भी कीजिए। अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को अगले कार्यक्रम के लिए। मैं एक लास्ट संदेश मेरे दर्शकों को देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे इतना बड़ा ये प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं इसको यूं तो नहीं जाने दे सकती हूँ। मैं महिला हूँ तो सबसे पहले मैं महिलाओं के बारे में कहूँगी कि आप वर्किंग हूँ या हाउसवाइफ हूँ, अपने सपनों को जिंदा रखें और जिम्मेदारियों के साथ उन सपनों को जीना सीखिए। परिवार के लिए आपने बहुत किया और बेशक आप आगे भी करती रहेंगी, लेकिन खुद पर भी गौर कीजिए। आप समाज की असली शिल्पकार हैं और समाज को नए सांचे में ढालना आपकी जिम्मेदारी है। और अंगदान महादान, इस मुहिम के बारे में कहूँगी कि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। मरने के बाद या तो हमें जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा। मरने वाले का दुख तो दिल में हमेशा बना रहेगा, लेकिन सोचिए उस खूबसूरत एहसास के बारे में कि आपका परिजन अपनी आँखों से दुनिया देख रहा होगा, अपना उसका अस्तित्व इस दुनिया में उसके जाने के बाद भी बना हुआ है, किसी के सीने में धड़कन बनकर धड़क रहा होगा। तो क्यों ना इस अलख को हम जगाएं और अंगदान के लिए संकल्प लें और अपने परिजनों को इस बारे में ज़रूर बता दें और औरों को भी प्रेरित करें। अपनी ज़िंदगी के हीरो आप खुद बने और एक नया इतिहास रच दीजिए। एक खामोशी अनेक मुस्कान, आओ करें अंगदान। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत संदेश आपने दिया, और अब इसी के साथ अब आज्ञा लेना चाहूँगा मैं तरुण व्यास, लेकिन आप देखते रहिए डीडी राजस्थान के और बहुत से कार्यक्रम हैं। नमस्कार। डीडी राजस्थान के खास कार्यक्रम आप देख सकते हैं YouTube चैनल पर। आपके लिए ये खास बात है और बेहद ज़रूरी है, बिल्कुल ध्यान लगा करके सुनिए। अगर आप में किसी भी तरह का टैलेंट है, आप लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं, आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कला से जुड़े हुए हैं, आपके आर्ट फील्ड से जुड़े हुए हैं। अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं और आप ये सोच रहे हैं कि इस क्रिएटिविटी को मैं कहाँ जा करके सेटिस्फाई करूँ, तो मोस्ट वेलकम, हम आपका स्वागत करते हैं दूरदर्शन परिसर में। जी हाँ, अगर आप में किसी भी तरह का टैलेंट है और आप उसे दिखाना चाहते हैं और भी ज़्यादा ब्रशअप करना चाहते हैं, निखारना चाहते हैं, तो संपर्क कीजिए यहाँ पर। निदेशक दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।